नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कृषि जीव विज्ञान के अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे, जिसमें केंचुए के बारे में बताया गया है। इससे पहले हमने अध्याय 11 का अध्ययन किया था, जिसमें टिड्डे के बारे में बताया था। आज हम केंचुए के बाहरी संरचना, उसके आंतरिक तंत्रों इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें हम केंचुआ। जो केंचुआ दिमाग में आते ही, ये शब्द जैसे ही दिमाग में आता है वैसे ही हम कक्षा 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं कि साहब केंचुआ तो किसान का मित्र होता है। उसका कारण यही है कि केंचुआ सड़े गले पदार्थों को, मिट्टी को खा कर के और एक विशेष प्रकार की खाद बनाता है, और उस खाद की वजह से खेत की मृदा उपजाऊ होती है, उसमें उर्वरक शक्ति ज़्यादा आती है। केंचुए का जो वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा, ये आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। केंचुए का वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम फेरेटिमा पोस्थुमा है। केंचुआ एक लंबा बेलनाकार प्राणी होता है। इसका शरीर खंडों में विभाजित होता है। आप कह सकते हैं छोटे छोटे, काफ़ी अधिक वलयों से, काफ़ी अधिक छल्लों से मिलकर के बना हुआ लगता है इसका शरीर। इसकी अगर अपन बाहरी संरचना की बात करें केंचुए की, तो बाहरी संरचना में जैसा कि आपको बताया गया है कि केंचुए का शरीर छोटे छोटे छल्लों से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे वलयों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऐसे कितने वलय होंगे इसके संपूर्ण शरीर में? लगभग 100 से लेकर 120 तक वलय पाए जाते हैं इस पूरे केंचुए के संपूर्ण शरीर में। केंचुए में देख करके आप ये नहीं बता सकते हो कि ये इसके सिर वाला भाग है, यानी कि आप कह सकते हो कि केंचुए के अंदर सिर अनुपस्थित होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर होता है सिर वाले भाग और पूंछ वाले भाग में। जो सिर वाला भाग होता है वो आगे से नुकीला होता है, जो पूंछ वाला भाग है वो नुकीला नहीं होता, थोड़ा गोल होता है। केंचुए में जो सिर वाला भाग है या जो नुकीला भाग है, या आप कह सकते हो जो अग्रसिरा है, उस अग्रसिरे पर ही मिलता है मुख। आप देखिएगा, हमने यहाँ पर इस केंचुए के अंदर अनेक वलय, अनेक छल्ले बना रखे हैं, जिनकी संख्या 100 से 120 होगी। पहले नंबर के वलय पर ही हमने एक छिद्र बनाया है जिसे नाम दिया है मुख, और ये जो मुख होता है उसकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार, गोलाकार नहीं होता। ये कैसा होता है? अर्धचंद्राकार। इस मुख के पास में से ही एक प्रवर्ध या एक उभार जैसी रचना निकली होती है, और इस प्रवर्ध को हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। ध्यान दीजिएगा, प्रथम वलय पर ही मुख स्थित होगा जिसका आकार अर्धचंद्राकार होगा। इस मुख के पास में ही एक प्रवर्ध निकला होता है, उस प्रवर्ध को कहते हैं प्रोस्टोमियम। और इस पहले खंड को क्या नाम दिया जाता है? पेरिस्टोमियम। तो ये शब्दों में थोड़ा अंतर है, पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम किसे कहेंगे? उस प्रथम खंड को कहेंगे जिसमें मुख और प्रोस्टोमियम निकला होता है। प्रोस्टोमियम क्या है? एक प्रवर्ध है जो मुख के पास स्थित होता है। और क्या क्या मिलेंगे? इस केंचुए के रंग की बात करें, यदि आप लोगों ने खेतों में देखा हो तो केंचुए का रंग कैसा होता है? ताम्रवर्णी। जिस प्रकार से तांबे का रंग होता है गहरा लाल, वैसा ही केंचुए का रंग होता है ताम्रवर्णी। और बात करें केंचुआ किस प्रकार का प्राणी होता है? ये होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी। मतलब एक ही केंचुए में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी। और देखिए इसकी संरचना में क्या क्या भाग मिलेंगे आपको। केंचुए का जहां पर
पांचवा खंड और छठा खंड का जोड़ है, जॉइंट है, उस जगह पर आपको दो छिद्र नजर आएंगे। ठीक ऐसे ही छठे खंड और सातवें खंड के जॉइंट पर भी आपको दो छिद्र नजर आएंगे। सातवें और आठवें खंड के जोड़ पर भी आपको दो छिद्र नजर आएंगे और आठवें और नवें खंड के जोड़ पर भी आपको दो छिद्र नजर आएंगे। तो इस प्रकार से कुल छिद्रों की संख्या हो गई 4 जोड़ी बोल लीजिए या फिर 8 बोल लीजिए। इन छिद्रों को हम नाम क्या देते हैं? शुक्रग्राहिका छिद्र। नाम से पता लग रहा है आपको, शुक्रग्राहिका मतलब शुक्राणुओं को या शुक्र पदार्थ को ग्रहण करने वाले छिद्र। ये छिद्र केंचुए में इनकी कुल संख्या होती है 4 जोड़ी। कहाँ मिलेंगे ये? पांचवें और छठे खंड के जॉइंट पर, छठे खंड और सातवें खंड के जॉइंट पर, सातवें खंड और आठवें खंड के जॉइंट पर और आठवें और नवें खंड के जॉइंट पर। ये छिद्र जैसी रचनाएं जो आपको बाहर से नजर आ रही हैं वो रचना है शुक्रग्राहिका छिद्र। ये प्रत्येक छिद्र भीतर की ओर एक थैली नुमा रचना में खुलते हैं और उन थैलियों को हम कहते हैं शुक्रग्राहिका। शुक्रग्राहिका छिद्र भीतर की ओर थैली नुमा रचना में खुलते हैं जिन्हें कहते हैं शुक्रग्राहिकाएं। और वास्तव में वो शुक्रग्राहिकाएं ही होती हैं जो शुक्र पदार्थों को, जो नर्दनन तंत्र द्वारा त्यागे गए शुक्र पदार्थों को स्टोर करती है, ग्रहण करती है। तो यहां तक का आपके समझ में आ गया। उसके बाद फिर और कौन कौन सी रचना मिलेगी? केंचुए में आप यदि इस नवें खंड से और पीछे की ओर बढ़े तो आप देखते हैं 14वां खंड, 15वां खंड और 16वां खंड। ये तीनों खंडों में आप विभेद नहीं कर पाते। तीनों खंड एक साथ जुड़ करके एक प्लेन रचना बनाते हैं और इस प्लेन रचना के ऊपर एक आवरण सा पाया जाता है। इन तीनों खंडों को जोड़कर हम कह सकते हैं क्लाइटेलम क्षेत्र या पर्याणिका क्षेत्र। विशेष महत्व है इस क्षेत्र का। क्या महत्व है? आप लोग आगे पढ़ेंगे जनन के अंदर। केंचुए में जब जनन होता है तो कोकून का निर्माण होता है और वो कोकून का निर्माण कहाँ होगा? इस क्लाइटेलम क्षेत्र के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइटेलम क्षेत्र में अनेक ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है और वो तरल पदार्थ ही आगे चल कर के कोकून का निर्माण करता है। अब प्रश्न यह है कि साहब कोकून क्या काम करेगा? आप लोग जब केंचुए में जनन पढ़ेंगे तो जनन के दौरान निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? इस कोकून में। निषेचन की क्रिया केंचुए में हमेशा कहाँ संपन्न होती है? कोकून के भीतर संपन्न होती है। और दूसरा काम, जो निषेचित अंडे हैं उन निषेचित अंडों को सुरक्षित रखने का कार्य भी कौन करेगा? कोकून करेगा। तो कोकून का निर्माण कहाँ हो रहा है? कोकून का निर्माण होता है क्लाइटेलम क्षेत्र में या पर्याणिका क्षेत्र में। क्लाइटेलम क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र कौन से खंडों में पाया जाता है? खंड नंबर 14, 15 और 16। ये तीनों मिलकर के जिस क्षेत्र का निर्माण करेंगे वो क्षेत्र कहलाएगा क्लाइटेलम क्षेत्र या पर्याणिका क्षेत्र। और फिर आप देखिएगा खंड नंबर 17 और खंड नंबर 19 में एक एक जोड़ी आपको मिल रहे हैं जनन अंकुर। ये जनन अंकुर क्या काम करते हैं? जब केंचुए में लैंगिक जनन होता है, मैथुन की क्रिया होती है, तो मैथुन की क्रिया के समय दो केंचुए विपरीत दिशा में, एक का मुख आगे है तो एक का मुख पिछली ओर है, विपरीत दिशा में आपस में चिपकते हैं अधर सतह से। और जिस समय चिपकते हैं तो आपस में एक दूसरे को जकड़े रखने का कार्य कौन करता है? जनन अंकुर करते हैं। अर्थात आप कह सकते हो जनन अंकुर एक विशेष प्रकार के चूषक का कार्य करते हैं जो मैथुन की क्रिया के समय एक दूसरे केंचुए को आपस में जकड़े रखने का कार्य करते हैं ताकि शुक्र पदार्थों का एक दूसरे में आदान प्रदान किया जा सके।
खंड नंबर 18 की बात करें, 17 और 19 में तो मिल गए आपको जनन अंकुर। खंड नंबर 18 की बात करें तो खंड नंबर 18 में एक जोड़ी छिद्र मिलते हैं और वो एक जोड़ी छिद्र क्या कहलाएंगे? नर जनन छिद्र। इनके द्वारा ही नर जननिक पदार्थ अर्थात शुक्राणुओं का त्याग किया जाता है। इसी प्रकार से इसके पर्याणिका क्षेत्र में जो 14वां खंड जहां होता है उसमें केवल एक छिद्र मिलता है अधः सतह पर और उस छिद्र को बोलते हैं मादा जनन छिद्र। तो इस प्रकार से आपने देखा एक ही केंचुए में नर जननांग भी मिल रहा है और मादा जननांग भी मिल रहा है। इसीलिए केंचुए किस प्रकार के प्राणी हुए? उभयलिंगी प्राणी या द्विलिंगी प्राणी। केंचुए में जो सबसे पीछे की ओर खंड होता है उस खंड में एक छिद्र होता है और उस छिद्र को हम कहते हैं गुदा छिद्र, जिसके द्वारा केंचुआ जो भी कुछ भोजन करता है उसका पाचन होने के बाद शेष जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको उस छिद्र के द्वारा बाहर त्यागा जाता है और इसीलिए इस छिद्र को कहते हैं गुदा छिद्र और इस अंतिम खंड को नाम दिया जाता है गुदा खंड। तो इस प्रकार से आपने केंचुए की बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन किया। एक बार हम इसे दोबारा देखते हैं। अच्छा, एक चीज और भी कि जब केंचुआ है इतना लंबा है 100 से 120 तक इसमें खंड मिलते हैं तो फिर ये गति किसके द्वारा करता है? इसमें गति के लिए मिलते हैं, अंग्रेजी का आप लोग एस बनाते हैं, इस एस की आकृति के शूक या जिनको बोलते हैं सीटी। केंचुए में गति करने के लिए एस आकृति के शूक या सीटी पाए जाते हैं, लगभग प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं और इन शूक या सीटी की सहायता से ही केंचुआ गति करता है। लेकिन कुछ खंडों में ये सीटी या शूक नहीं पाए जाते। वो खंड कौन कौन से हैं? एक तो है पहला खंड, इस पहले खंड में शूक नहीं मिलेंगे। दूसरी बात करें, ये जो पर्याणिका क्षेत्र बनाया है हमने क्लाइटेलम क्षेत्र, इसमें भी शूक नहीं मिलते। और आखिरी बात, जो ये गुदा खंड होता है इस पर भी शूक नहीं मिलते। तो इस प्रकार से केंचुए की जो बाहरी संरचना है वो आपके समझ में आ गई होगी। एक बार वापस हम थोड़ा शॉर्ट में बोलते हैं। केंचुआ किसान का मित्र होता है क्योंकि जिस खेत में केंचुआ पाया जाता है उस खेत की मृदा को ये उपजाऊ बनाते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाकर और जो मल त्यागते हैं वो मल ही एक विशेष प्रकार की खाद का निर्माण करता है। केंचुए का जो शरीर होता है वो बहुत सारे या काफ़ी अधिक खंडों से बना हुआ होता है या वलयों से बना हुआ होता है। एक केंचुए के शरीर में लगभग 100 से 120 तक खंड पाए जाते हैं। केंचुए के रंग की बात करें तो केंचुए का रंग होता है ताम्रवर्णी अर्थात तांबे जैसा लाल रंग। केंचुए में सिर नहीं पाया जाता बल्कि इसका जो अग्र सिरा होगा वो थोड़ा नुकीला होगा, पश्च सिरा होगा वो थोड़ा गोल होगा। इसके अग्र सिरे के प्रथम खंड को हम कहते हैं पेरिस्टोमियम। इस पेरिस्टोमियम पर अधर सतह पर एक मुख मिलता है, एक छिद्र मिलता है और वो छिद्र होता है अर्धचंद्राकार, जिसके द्वारा केंचुआ भोजन ग्रहण करता है। जो भी भोजन इसको करना होता है उस भोजन को ग्रहण करेगा। मुख के पास में ही एक उभरी हुई एक प्रवर्ध पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। केंचुए में 4 जोड़ी क्या मिलते हैं? शुक्रग्राही का छिद्र मिलते हैं, जिनके द्वारा नर प्राणी या नर जनन तंत्र द्वारा त्यागे गए शुक्र पदार्थों को ग्रहण किया जाता है।
ये शुक्रग्राही का छिद्र कहाँ मिलेंगे? 5वें और 6ठे खंड के जॉइंट पर मिलेंगे, 6ठे और 7वें खंड के जॉइंट पर मिलेंगे, 7वें और 8वें खंड के जॉइंट पर और 8वें और 9वें खंड के जॉइंट पर। कुल मिलाकर 8 या 4 जोड़ी शुक्रग्राही का छिद्र पाए जाएंगे। प्रत्येक शुक्रग्राही का छिद्र भीतर की ओर एक थैलीनुमा संरचना में खुलता है। उस थैलीनुमा संरचना को हम कहते हैं शुक्रग्राहिका। और पीछे बढ़ें तो खंड नंबर 14, 15 और 16 ये तीनों खंड आपस में मिक्स होकर, आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करते हैं और वो क्षेत्र कहलाता है क्लाइटेलम क्षेत्र या पर्याणिका क्षेत्र। इस क्षेत्र में चारों तरफ एक खोल पाया जाता है, विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जनन के समय इन ग्रंथियों द्वारा एक पदार्थ स्रावित होगा और उस पदार्थ के द्वारा कोकून का निर्माण होगा। ये जो कोकून होता है क्या काम करता है? निषेचन की क्रिया इस कोकून में ही संपन्न होगी। इसका मतलब जब निषेचन कोकून में हो रहा है, केंचुए के शरीर के अंदर नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो केंचुए में जो निषेचन मिलता है वो अंतः निषेचन नहीं मिलता। वो कौन सा मिलता है? बाह्य निषेचन। और पीछे की बात करें तो केंचुए के 17वें खंड और 19वें खंड में एक एक जोड़ी जनन अंकुर पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? मैथुन की क्रिया के समय एक दूसरे केंचुए को जकड़े रखने का कार्य करते हैं, अर्थात चूषक की भांति कार्य करते हैं। केंचुए के 14वें खंड में एक छिद्र मिलता है अधर सतह पर, जिसे कहते हैं मादा जनन छिद्र, और उस छिद्र के द्वारा लैंगिक जनन के समय इसका कार्य होता है। ठीक ऐसे ही 18वें खंड की अधर सतह पर 2 छिद्र मिलेंगे, या आप कह सकते हो एक जोड़ी छिद्र मिलेंगे, और वो छिद्र होते हैं नरजनन छिद्र। ये नरजनन छिद्र के द्वारा नरजननिक पदार्थों को मैथुन क्रिया के समय त्यागा जाता है। केंचुए का अंतिम खंड कहलाता है गुदाखंड। इस गुदाखंड की अधर सतह पर भी एक छिद्र पाया जाता है, जिसे कहते हैं गुदा छिद्र, और उस गुदा छिद्र के द्वारा केंचुआ अपना मल त्याग करता है। केंचुए में गति करने के लिए या गमन के लिए मिलते हैं एस आकार के शूक या सीटी, जिनके द्वारा ये गति कर सकता है, ये गमन कर सकता है। ये सीटी वैसे तो सभी खंडों में पाई जाती है, लेकिन 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां सीटी नहीं पाई जाएगी। वो क्षेत्र कौन कौन से होंगे? एक तो पहला खंड, इस पर शूक नहीं मिलेंगे। अंतिम खंड जिसको गुदाखंड बोल रहे हैं, उस पर भी शूक नहीं मिलेंगे। और एक है क्लाइटेलम क्षेत्र, जिस पर भी शूक नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार ये थी केंचुए के शरीर की बाहरी संरचना। इसके बाद अगली बात करें हम कि केंचुए में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के तंत्रों की। सबसे पहले हम केंचुए के श्वसन तंत्र की बात करेंगे। श्वसन की क्रिया संपन्न करने के लिए वैसे तो केंचुए में किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी श्वसन तो होता है। तो श्वसन किसके द्वारा होगा? केंचुए की जो ये त्वचा है वो आमतौर पर नम अर्थात गीली बनी रहती है हमेशा। वैसे देखा जाए केंचुआ अगर सूख जाए, उसकी स्किन है अगर वो ड्राई हो जाए तो वैसे मर जाएगा। तो आमतौर पर केंचुआ रहता कहाँ है? गीली और नम मृदा में रहता है। इसीलिए इसकी जो स्किन है, इसकी त्वचा है, वो हमेशा गीली और नम बनी रहती है। इस गीली और नम त्वचा के द्वारा ही केंचुए में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। बाहरी वातावरण में मिलने वाली ऑक्सीजन गैस को त्वचा के द्वारा ही अंदर एंट्री मिलती है। त्वचा के भीतर देहगुहीय द्रव पदार्थ भरा होता है,
वो ऑक्सीजन गैस देहगुहीय द्रव पदार्थ में जाकर के घुल जाती है और वहाँ से फिर वह देहगुहीय पदार्थ के द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँच जाती है। उसके पश्चात विभिन्न भागों में उस ऑक्सीजन का जो भी कार्य होता है, आप लोग सब जानते हैं, जो भी कार्य संपन्न होता है उसके पश्चात CO2 गैस बनती है और वो CO2 गैस रक्त प्लाज्मा में घुलकर त्वचा तक आती है और उसके पश्चात फिर त्वचा से बाहर त्याग दी जाती है। तो इस प्रकार से केंचुए में श्वसन की क्रिया के लिए जिम्मेदार जो मुख्य अंग है वो कौन सा है? त्वचा, जो कैसी है? नम और गीली। अगली बात करें तो केंचुए के अंदर जो रक्त मिलता है वो भी लाल रंग का होता है। किसकी वजह से? वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है और उसी की वजह से इसका रक्त भी लाल रंग का होता है। लेकिन एक अंतर, जिस प्रकार से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मानव के रक्त भी लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, लेकिन ये हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में कहाँ मिलती है? आरबीसी कणिकाओं पर। परंतु केंचुए में आरबीसी कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसीलिए यह हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ। ध्यान रखने की बात है, मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है आरबीसी कणिकाओं से जुड़ा हुआ, जबकि केंचुए में आरबीसी कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसीलिए हीमोग्लोबिन पाया जाएगा रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। तो इस प्रकार से केंचुए का श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। अगली बात करते हैं परिसंचरण तंत्र। केंचुए का परिसंचरण तंत्र होता है बंद प्रकार का। इसे बंद प्रकार का कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि केंचुए में जो रक्त बहता है वो नलिकाओं के भीतर बहता है। यदि किसी प्राणी में रक्त नलिकाओं के भीतर बहता है तो वो परिसंचरण कहलाएगा बंद प्रकार का, और यदि रक्त नलिकाओं में नहीं बहता, ऊतकों के बीच फैला रहता है, तो वो कहलाता है खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो केंचुए में मिलता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। अगली बात करें कि साहब केंचुए में परिसंचरण तो बंद प्रकार का मिल रहा है, लेकिन इसमें हृदय की बात करें तो केंचुए में भी हृदय होता है, और वो हृदय 4 जोड़ी नलिकामय होता है। केंचुए में हृदय कैसा होगा? 4 जोड़ी नलिका में। प्रत्येक नलिका कैसी होगी? कपाट युक्त होगी। प्रत्येक नलिका होगी कपाट युक्त। और ये नलिका रूपी हृदय कहाँ कहाँ पाया जाएगा? केंचुए के 7वें खंड, 9वें खंड, 12वें खंड और 13वें खंड। तो इस प्रकार से चारों खंडों में 4 जोड़ी नलिकाओं के रूप में हृदय पाया जाता है, और ये नलिकाएं होती हैं कपाट युक्त। तो ध्यान रखिएगा, परिसंचरण तंत्र केंचुए के भीतर पाया जाता है बंद प्रकार का। केंचुए में हृदय पाया जाता है 4 जोड़ी नलिकाओं के रूप में। प्रत्येक नलिका कपाट युक्त होती है, तथा कपाट युक्त नलिकाएं होने के कारण इसका हृदय भी कपाट युक्त होगा। और इसका हृदय मिलेगा कहाँ कहाँ? केंचुए के 7वें खंड, 9वें खंड, 12वें खंड और 13वें खंड में। इसके बाद हम आज की आखिरी चीज पढ़ते हैं, केंचुए का उत्सर्जन तंत्र। केंचुए में उत्सर्जन तंत्र होता है नेफ्रीडियल तंत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि केंचुए में मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में पाया जाता है नेफ्रीडिया, और इसीलिए इसका उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा नेफ्रीडियल तंत्र। संपूर्ण शरीर में, केंचुए के संपूर्ण शरीर में नेफ्रीडिया पाई जाती है, लेकिन कुछ खंड ऐसे हैं जिनमें नहीं मिलती। कौन कौन से?
केंचुए के शरीर के अग्रभाग के प्रथम 3 खंडों में नेफ्रिडिया नहीं पाई जाती और इन 3 खंडों के अलावा अन्य सभी खंडों में नेफ्रिडिया पाई जाती है। इसीलिए केंचुए का उत्सर्जन तंत्र नेफ्रिडियल प्रकार का होता है। ये जो नेफ्रिडियाएं पाई जाती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। बहिर्मुखी नेफ्रिडिया, बहिर्मुखी नेफ्रिडिया और एक होती है आंत्रमुखीय नेफ्रिडिया। जिसे हम कह रहे हैं बहिर्मुखीय नेफ्रिडिया, उसका मतलब शरीर में पाई जाने वाली ऐसी नेफ्रिडिया जिनका मुख कहाँ खुल रहा है, बाहर की ओर, त्वचा के बाहर की ओर खुल रहा है, वो कहलाती हैं बहिर्मुखी नेफ्रिडिया। और कुछ नेफ्रिडिया ऐसी होती हैं जिनका मुख अंदर आंत्र की ओर खुल रहा है, वो कहलाती हैं आंत्रमुखीय नेफ्रिडिया। तो इस प्रकार से केंचुए में उत्सर्जन तंत्र विकसित प्रकार का मिलता है और जो क्या कहलाता है, नेफ्रिडियल तंत्र। वापस देख लीजिए एक बार, उत्सर्जन तंत्र नेफ्रिडियल प्रकार का होगा जिसके अंदर असंख्य नेफ्रिडिया पाई जाएंगी और ये नेफ्रिडिया वैसे तो संपूर्ण केंचुए के शरीर में सभी खंडों में पाई जाएंगी, परंतु प्रथम 3 खंडों को छोड़कर, क्योंकि प्रथम 3 खंडों में नेफ्रिडिया नहीं पाई जाती। आमतौर पर नेफ्रिडिया 2 प्रकार की होती है केंचुए में। एक तो होती है बहिर्मुखी नेफ्रिडिया, एक होती है आंत्रमुखीय नेफ्रिडिया। जो बहिर्मुखी नेफ्रिडिया है उनका मुख त्वचा से बाहर की ओर खुलता है, जबकि आंत्रमुखीय नेफ्रिडिया में उनका मुख आंत्र के अंदर खुलता है, इसीलिए इन्हें आंत्रमुखीय नेफ्रिडिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 3 प्रकार के तंत्र पढ़े और भी पढ़ेंगे आगे। वापस से बच्चों एक बार इन तीनों तंत्रों के बारे में मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं। सबसे पहला है श्वसन तंत्र। तो केंचुए में श्वसन तंत्र कोई विशेष प्रकार का नहीं मिलता, बल्कि उसकी नम और गीली त्वचा के द्वारा ही श्वसन का कार्य होता है। केंचुए के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, परंतु आरबीसी नहीं मिलती। त्वचा के द्वारा बाहरी वायुमंडल में से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, फिर वह ऑक्सीजन देहगुहीय द्रव में घुल करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। वहां पर बनने वाली CO2 गैस वापस रक्त प्लाज्मा में घुलकर त्वचा तक आती है और फिर वापस बाहर त्याग दी जाती है। दूसरी बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र, तो केंचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात रक्त नलिकाओं में बहता है। केंचुए में हृदय होता है नलिकाकार, 4 जोड़ी नलिकाएं पाई जाती हैं जो कि 7वें खंड, 9वें खंड, 12वें खंड और 13वें खंड में उपस्थित होती हैं। ये नलिकाएं होती हैं कपाट युक्त। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो केंचुए का उत्सर्जन तंत्र होता है नेफ्रिडियल तंत्र प्रकार का, जो कि प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड में नहीं पाया जाता। इसके अलावा अन्य सभी खंडों में उपस्थित होता है। ये जो नेफ्रिडिया होती है वो भी 2 प्रकार की पाई जाती है। एक होती है बहिर्मुखी नेफ्रिडिया, एक होती है आंत्रमुखीय नेफ्रिडिया। जो बहिर्मुखी नेफ्रिडिया होती है उनका मुख बाहर की ओर खुला रहता है, जबकि आंत्रमुखीय नेफ्रिडिया का मुख आंत्र में खुला रहता है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आज का ये केंचुए वाले चैप्टर का हमने कुछ अध्ययन किया। आगे भी अगली कक्षा में, अगले लेक्चर में इसी चैप्टर का आगेपन बढ़ाएंगे। आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या है तो मेरे मोबाइल नंबर हैं, संपर्क करें। धन्यवाद।